हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। जैसे नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज स्ट्रैटेजी। तो जो कोई भी कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके, कैसे कंपनी ग्रो करेगी, उसके बिहाफ पे जो कंपनी पूरा प्लान क्रिएट करती है, उसी को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो ऐसा प्रोसीजर होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी जो कंपनी है वो गोल्स को सेट करती है कि कंपनी को क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर। उसके बाद कंपनी उन गोल्स को कैसे अचीव करेगी, उसके लिए कंपनी एक रोड मैप बनाएगी ताकि कंपनी स्टेप बाय स्टेप कर कर अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है। अब जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसके अंदर कंपनी 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करती है। पहली चीज़ जो होती है करंट सिचुएशन, यानी कि अभी करंट सिनेरियो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज करती है। सेकंड चीज़ होती है कंपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। एंड थर्ड चीज़ होती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, कंसिडर करेगी। उसके बाद कंपनी स्ट्रैटेजी को बनाएगी ताकि जो कंपनी है वो अपने विजन और मिशन को अच्छे तरीके से अचीव कर सके। अब यहाँ पे 2 वर्ड का यूज़ हुआ है, विजन एंड मिशन। जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि कंपनी आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ पर देख रही है, और जो मिशन होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि कंपनी विद इन 1 ईयर या 2 ईयर अचीव करना चाहती है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो फर्स्ट नेचर कैन बी फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो हमेशा से आगे के बारे में सोचवाता है। दैट इज कंपनी जो है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है। इसके अंदर जो कंपनी है उन्हें हेल्प मिलती है कि अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करती हैं तो उन्हें चेंजेस पता लग जाते हैं कि कंपनी के अंदर कि उन्हें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मार्केट के बारे में वो अच्छे तरीके से ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हैं। साथ ही साथ उन्हें चेंजेस किस तरीके से अडॉप्ट करने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका पता लग पाता है। एंड वो कंपटीशन में हटके लेते हैं और आगे रह पाते हैं। सेकेंड नेचर कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है नेचर के अंदर, बिकॉज इसके अंदर जो पूरी कंपनी है, यानी कि जो इंटायर कंपनी है, वो एक होलिस्टिक व्यू लेती है। यानी कि वो अपनी ऑपरेशंस को देखते हैं, रिसोर्सेज को देखते हैं, कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनीज को वो सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है जहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट की नीड लगती है। यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी होंगे जहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करके अपने वो सारे एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाती हैं जहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट की नीड होती है। फिर उसी के बिहाफ पे कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन को और विजन को अप्रोच कर सकें एंड उसे अचीव कर सकें। थर्ड नेचर कैन बी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो हमेशा से लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ फोकस करता है रेदर देन शॉर्ट टर्म गोल्स। इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो स्टैब्लिश करती हैं, क्लियर डायरेक्शन बना देती है कंपनी कि हमारे पास एक क्लियर विजन है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फिर उसी के बिहाफ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेते हैं कि कैसे वो एक अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ों को कर पाएँ ताकि जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अच्छे तरीके से अचीव हो एंड उनकी जो ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट हो, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो एंड कंपनी सक्सेसफुली रन कर सके। फोर्थ नेचर कैन बी अडेप्टिव, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, कोई भी चीज़ जो होती है वो फिक्स नहीं रहती। एंड इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इवेल्युएशन होती रहती है, दैट इज इवोल्यूशन इसके अंदर होती रहती है, यानी कि सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो इससे जो कंपनीज हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है ताकि अगर कभी भी नीड पड़े किसी भी टाइप की चेंजेस की तो कंपनी उस चेंजेस को फटाफट अडॉप्ट कर सके एंड अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंज कर सके, एडजस्ट कर सके उसे। ठीक है। इसके अंदर कंपनी इस चीज़ पे भी ध्यान देती है कि कैसे वो रिलेवेंट और रिस्पॉन्सिव रहेंगी इन्वायरमेंट के थ्रू, यानी कि कैसे वो रिलेवेंट चीज़ों को अडॉप्ट करेंगी जो भी मार्केट के अंदर हो रही है ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकें। फिफ्थ नेचर कैन बी कोलैबोरेटिव, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ों को इन्वॉल्व करता है बिटवीन स्टेक होल्डर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स के बीच में किस तरीके से कोलैबोरेशन होगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग साथ ही साथ इंकरेज भी करता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व रह सकते हैं, कैसे सारी जो अलग अलग टीम्स है वो साथ में मिलकर काम करेगी
कि इंडिविजुअल्स को कैसे अपना साथ में मिलकर काम करना है, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो कमिटेड रहे टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजिक गोल्स और उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सके। नाउ हम अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट कैन बी डायरेक्शन एंड फोकस। अगर कोई भी कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करती है तो उन्हें क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, उन्हें क्लियर पर्पस मिल जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। इससे कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में भी हेल्प मिलती है कि कैसे वो अपने सारे एफर्ट्स को लगाएंगी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, एंड कैसे वो इंश्योर करेंगी कि हर एक जो एम्प्लॉय है, जो पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट है कंपनी की, वो साथ में मिलकर काम करें टूवर्ड्स द सेम विजन। सेकेंड इंपॉर्टेंस कैन बी रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली तरीके से भी एलोकेट कर सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाती है कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी है, कौन कौन से उन्हें इन्फॉर्म डिसीजन लेने चाहिए, कैसे जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इस चीज़ को इंश्योर कर पाएगी कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज टाइम है, मनी है, और जो भी अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंस कैन बी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो कंपनी को रिस्क को मैनेज करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ वो डेवलप करता है कि कंपनी को किस तरीके से प्लान्स बनाने चाहिए। अब इसके अंदर जो कंपनी होती है वो आइडेंटिफाई कर पाती है पहले से ही रिस्क को, और रिस्क को कम करने की, मिटिगेट करने की कोशिश कर पाते हैं ईजिली। ठीक है, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, एंड जो कंपनी की ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है, कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंस कैन बी ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो टुगेदर मिलकर काम करें। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट करा जाता है, साथ ही साथ कोलैबोरेशन को भी प्रमोट करा जाता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टीम्स एंड इंडिविजुअल, ताकि जो पूरी जो मैनेजमेंट है, जो पूरी कंपनी है वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, ताकि जो कंपनी है वो इफिशिएंटली तरीके से एंड इफेक्टिवली तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सके। फिफ्थ इंपॉर्टेंस कैन बी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे जो कंपनी है वो अपनी प्रोग्रेस को ईजिली मेजर कर सकती है एंड इवैल्यूएट कर सकती है अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इससे जो कंपनी है कहीं ना कहीं ट्रैक रख पाती है कि क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हुई हैं, एंड ईजिली आइडेंटिफाई कर पाती है वो सारी एरियाज़ को जहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड होती है, साथ ही साथ अगर कोई भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की नीड रहती है तो उसका भी वो ट्रैक कर पाती हैं। नाउ अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसका पहला स्टेप होता है दैट इज एनालिसिस, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है सबसे पहले उसके अंदर कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि कंपनी इसके अंदर देखती है कि उनकी क्या इंटरनल स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एक्सटर्नल में कंपनी देखती है कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उनके लिए खतरा है, थ्रेट्स क्या है उनके लिए, इन सारी चीज़ों को कंपनी एनालाइज करती है। इसकी हेल्प से कंपनी को इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि अभी करेंट सिचुएशन क्या चल रही है उनकी, एंड साथ ही साथ अगर कोई भी एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट होते हैं तो कंपनी उसे भी आइडेंटिफाई कर पाती हैं। सेकेंड स्टेप इज गोल सेटिंग, यानी कि जब कंपनी ने एक बार अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया उसके बाद कंपनी को अपने गोल्स को सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो भी कंपनी अपने गोल्स को सेट करेगी वो एक तो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, एंड सेकेंड वो मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, यानी कि ये जो भी गोल्स होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए जो कि कंपनी के लिए अलाइनमेंट हो, दैट इज अलाइन करें कंपनी के मिशन और विजन से रिलेटेड होने चाहिए। साथ ही साथ चैलेंजिंग तो हो सकते हैं गोल्स, लेकिन अचीवेबल भी होने चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा गोल आप नहीं रखोगे जो कंपनी अचीव ही ना कर पाए, बल्कि ऐसा गोल रखोगे जो कंपनी अचीव कर सकती है। थर्ड स्टेप वुड बी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, दैट इज जब आपने एक बार गोल्स को सेट कर लिया, उसको डेवलप कर लिया, तो यहाँ पे अब कंपनी के पास एक चैलेंज आता है अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने का, ताकि कंपनी ने जो भी गोल्स बनाए उसको कंपनी अचीव कर सके। यहाँ पे कंपनी को अलग अलग आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, एक्शंस को लेना पड़ता है, ठीक है, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, अलग अलग अप्रोचेस को कंपनी देखती है ताकि जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करे जो कि उनकी हेल्प करेंगे डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज जब एक बार कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लिया, अब कंपनी ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि लागू करेगी अपनी कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक तो चीज़ है वो करती है, एलोकेट करती है अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से। सेकेंड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करती है बिटवीन ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड चीज़, वो इंश्योर करती है, एग्जीक्यूट करती है प्लान इनिशिएटिव्स को, यानी कि कंपनी ने जो भी प्लान इनिशिएटिव्स बनाए थे कंपनी उसको एग्जीक्यूट करती है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। यहाँ पे कंपनी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि जो पूरा का पूरा उनका डिपार्टमेंट है, टीम है, मैनेजमेंट है, उनके बीच में अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, ताकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो अच्छे तरीके से हो सके।
फिफ्थ स्टेप होगा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। यानी कि इसके अंदर जब कंपनी ने एक बार अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया सारी चीज़ों को, उसके बाद कंपनी को अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स लिए थे, जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करा था, जो भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा था, उसको कंपनी अब मॉनिटर करती है, ठीक है। इसके अंदर कंपनी को टाइमली एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अगर कहीं पर भी कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। साथ ही साथ कंपनी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ थी, वो बिल्कुल ट्रैक पे होनी चाहिए ताकि कंपनी के जो भी आउटकम्स हैं, उसको अचीव करा जा सके। सिक्स्थ स्टेप इज़ रिव्यू एंड अडैप्टेशन। दैट इज़ इसके अंदर जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, वो एक इंटरैक्टिव प्रोग्रेस होता है। दैट इज़ इसके अंदर जो कंपनीज़ होती हैं, वो रेगुलरली रिव्यू करती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को देखती हैं, अच्छे तरीके से चेक करती हैं, ठीक है। इसके अंदर वो सारे चेंजेस को भी वो देखती हैं। दैट इज़ जो इंटरनल चेंजेस अफेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नली उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ कंपनी देखती है। साथ ही साथ कंपनीज़ ये भी देखती हैं कि कौन-कौन से ऐसे न्यू चैलेंजेस हैं जो उनको अडॉप्ट करने चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर जो कंपनी ग्रैब कर सकती है। यानी कि कंपनी इसके अंदर क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है एंड अडैप्टेशन दोनों ही चीज़ कर रही है।